गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप लोग देख रहे हैं फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वन शॉट देने वाला हूँ पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग क्लास 10 पॉलिटिकल पहला चैप्टर है। तो इसमें हम लोग मेनली दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दो कंट्रीज़ की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें पावर शेयरिंग कैसे हुआ और उनके गवर्नमेंट ने उस पर कैसा रिएक्शन लिया, कैसा एक्शन लिया। तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पहली कंट्री आती है बेल्जियम, दूसरी कंट्री आती है श्रीलंका। तो पहले हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे दोनों में क्या हुआ कि एक कंट्री जो है अच्छे से लाइफ सर्वाइवल करने लगी और श्रीलंका में लोगों को सिविल वॉर जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो आइए इस कहानी से शुरू करते हैं। तो देखिए बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप और बेल्जियम शेयर करती है अपनी बॉर्डर फ्रॉम फ्रांस से शेयर करती है, फ्रांस से शेयर करती है, नीदरलैंड से शेयर करती है, जर्मनी से शेयर करती है, लग्जमबर्ग से शेयर करती है। इतना 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर और ये जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और जर्मनी से। 2 पॉइंट तो क्लियर होंगे आपको अच्छे से। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जो इसका एरिया है ये अपने हरियाणा स्टेट जो है उसके इक्वल में है, यानी इतना छोटा है कि अपने भारत का जो हरियाणा स्टेट है ये उसका एरिया हरियाणा के इक्वल है। और पॉपुलेशन पॉपुलेशन थोड़ी सी है, लगभग 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में जो है 59% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं और 1% जर्मनी स्पीकिंग पीपल रहते हैं, 40% फ्रांस स्पीकिंग पीपल रहते हैं। ओवरऑल पूरे बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग, 1% जर्मन स्पीकिंग एंड 40% फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी रहते हैं। और अब आती है हमारा लास्ट पॉइंट। इसकी जो कैपिटल है बेल्जियम की वो ब्रुसेल है। तो ब्रुसेल में इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर डच की संख्या ज़्यादा थी, यहाँ डच की संख्या कम हो जाती है। यहाँ 59% थे, यहाँ 20% थे। तो ये लोग क्या करने लगते हैं, जो ब्रुसेल में है, जो फ्रांस वाले हैं, वो रिच होते हैं और वो जो है इन डच को सरप्रेस करने लगते हैं। तो इन दोनों में टेंशन क्रिएट होने लगता है। क्यों होता है आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, यानी नेक्स्ट जो है पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पर टेंशन क्रिएट होने लगा। क्यों क्रिएट होने लगा? फ्रांस स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगा। इसके मेनली 2 रीजन थे। पहला रीजन तो जो था, फ्रांस स्पीकिंग पीपल रिच थे और पावरफुल थे, तो उन्होंने उन लोगों को सरप्रेस यानी उन लोगों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। और दूसरा रीजन ये था कि जो फ्रांस स्पीकिंग पीपल थे वो जल्दी बेनिफिट पा जाते थे और जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो अपना बेनिफिट लेट में पाते थे। यानी पहले अगर कोई बेनिफिट या कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बेनिफिट अगर दिया जाएगा तो वो पहले मिलेगा फ्रांस स्पीकिंग पीपल को, बाद में जाके मिलेगा डच स्पीकिंग पीपल को। तो यही 2 मेन रीजन थे इन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होने का। उन टेंशनों को ख़त्म करने के लिए जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी 1970 से लेके 1993 यानी 1970 टू 1993 तक उसने 4 टाइम चेंजेस किए इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में 4 बार, टोटल 4 बार उन्होंने बदलाव किया ताकि जो टेंशन है वहाँ पे जो टेंशन क्रिएट यानी जो टेंशन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट यानी जो झगड़ा करने की समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। तो क्या क्या चेंजेस किए गए थे? तो देखिए पहला चेंजेस था नंबर ऑफ यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच स्पीकिंग और फ्रांस स्पीकिंग पीपल के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ डच एंड फ्रांस स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल होंगे। और दूसरा है कोई भी डिसीजन किसी एक पार्टी एक कम्युनिटी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो एनी डिसीजन कुड नॉट बी टेकन बाय वन कम्युनिटी पीपल। और
तीसरा जो चेंज इन लोगों ने किया था, ब्रुसेल में सेपरेट गवर्नमेंट कर दिया था विथ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ था वैसे ब्रुसेल में भी हुआ। ब्रुसेल को एक सेपरेट गवर्नमेंट दे दी गई और वहाँ पे भी फ्रांस स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल को इक्वल रखा गया, यानी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे दोनों को इक्वल ही रखा गया। अब बात आती है हमारे लास्ट में। तो इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे भारत में पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत गवर्नमेंट, 4-5 लेवल के गवर्नमेंट हैं। तो वैसे इन्होंने भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लिया। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी तक हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया, बेल्जियम में क्यों उसके 2 रीज़न पढ़े कि टेंशन क्यों क्रिएट हो रहा था, और ये पढ़ लिया कि उस टेंशन को उन लोगों ने कैसे सॉल्व किया। तो ये थी काफ़ी हैप्पी एंडिंग। अब यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी अच्छे से रहने लगे। तो इसमें इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि जो बेल्जियम थी उसकी काफ़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई। और अब हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में सिविल वॉर जैसे कुछ काम हुए, तो अभी मैं उन लोगों को भी उसको भी कवर करता हूँ। तो फिलहाल हमारा बेल्जियम का पार्ट ख़त्म हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं श्रीलंका की कहानी। तो कुछ पहले हम एथनिक कंपोजिशन, यानी श्रीलंका में कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस किस प्रकार के लोग रहते थे, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। तो श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें 74% सिन्हाला स्पीकिंग लोग रहते थे और ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। और 18% तमिल स्पीकर पीपल रहते थे जो हिंदू और मुस्लिम थे। हिंदू और मुस्लिम क्यों थे? क्योंकि इसमें भी एक श्रीलंकन तमिल थे और एक इंडियन तमिल थे। तो इंडियन तमिल वहाँ कैसे गए? एज ए टी वर्कर। जब ब्रिटिश लोग यहाँ, यानी जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, तो यहाँ से उन्होंने एज ए बंधुआ लेबर, बॉन्डेज लेबर यहाँ से ले गए थे वहाँ पर काम कराने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद वो लोगों ने वहीं पे शादी कर ली और अपना कल्चर आगे बढ़ाने लगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, बैकग्राउंड में ज़्यादा थोड़ा साउंड आ रहा है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। तो देखिए लास्ट में आता है 17% क्रिश्चियन, यानी ये देखिए इसका एथनिक कंपोजिशन कुछ ऐसा है। 17% जो है सिन्हाला स्पीकिंग पीपल वहाँ रहते हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। 18% जो पीपल है वो तमिल, और इनमें भी 2 तमिल है, एक श्रीलंकन तमिल, एक इंडियन तमिल। जो श्रीलंकन तमिल है वो वहाँ के रेसिड्यू थे, यानी वहाँ पे वो पहले से ही रहते थे। तो और जो इंडियन तमिल थे वो यहाँ से एज ए लेबर ले गए थे वहाँ पे, और जो 7% है वो क्रिश्चियन है। तो ये था हमारा एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका तो मेजोरिटिज्म का मतलब ये होता है जब गवर्नमेंट किसी जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा सिन्हाला स्पीकिंग पीपल की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो अगर जो गवर्नमेंट है उनके फेवर में काम कर रही है, यानी उनके अकॉर्डिंग काम कर रही है, उनके विशेष को पूरा करने के लिए काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं मेजोरिटिज्म। तो आई होप आपको मेजोरिटिज्म का मतलब समझ में आया होगा। मेजोरिटिज्म का मतलब ये होता है जैसे जिसकी संख्या ज़्यादा हो और गवर्नमेंट भी उसी के फेवर में काम करे, यानी उसी के कहने पे काम करे, तो वो उसको मेजोरिटिज्म बोलते हैं। तो आइए इसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा 1956 के एक्ट में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। यानी उन्होंने सिन्हाला स्पीकिंग पीपल की जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने बुद्धिज्म, यानी जो इन लोग का जो रिलीजन था उसको भी इन्होंने ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया वहाँ पे उन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। और जो है गवर्नमेंट जो वहाँ की थी वो सिन्हाला के फेवर में काम करने लगी। तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए 2 मैंने लिखा है, सिन्हाला स्पीकिंग, एक तमिल स्पीकिंग। तो अब देखिए जब इतना कुछ हो गया, उनका लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया सिन्हाला स्पीकिंग पीपल का, कल्चर भी एक्सेप्ट हो गया, रिलीजन भी एक्सेप्ट हो गया, तो अब तमिल स्पीकिंग पीपल ने क्या किया, तमिल स्पीकिंग पीपल को लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे रिलीजन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। द गवर्नमेंट दैट दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट डिड नॉट केयर हिज रिलीजन। तो उन लोगों को लगने लगा कि अब हमारा धर्म खतरे में है। उसके बाद
जो हमारा दूसरा पॉइंट है, उन लोगों ने सोचा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। जब इतने चीज़ों को उन लोगों ने होते हुए देखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन लोगों के मन में ये विचार आने शुरू हो गए कि जो इस श्रीलंका गवर्नमेंट है वो ना उनके फंडामेंटल राइट को बचा पा रही है, ना उनके रिलीजन को बचा पा रही है। तो ये था हमारा मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं चलता हूँ दूसरे टॉपिक पे। तो इतना कुछ हो जाने के बाद जो हमारी जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने भी स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भी डिमांड किया सेपरेट गवर्नमेंट की। तो पहला कदम उन्होंने उठाया, सेपरेट गवर्नमेंट, सेपरेट कंट्री की मांग की। दूसरा उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने खुद के पॉलिटिकल पार्टीज बनाए ताकि वो इक्वल राइट पा सकें, अपने रिलीजन और लैंग्वेज को बचा सकें। और जो है लेकिन जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो जानते हैं इन फेवर ऑफ सिनाला पीपुल काम करती थी। तो उन लोगों ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर आ गया। सिविल वॉर में थाउजेंड्स ऑफ पीपुल किल्ड हो गए। यानी सिविल वॉर का क्या रिजल्ट आया देखिए, 1000 से ज़्यादा लोग इस वॉर में मर गए और काफ़ी लोगों ने कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए। तो ये था स्टेप्स और ये था उसका बैड रिजल्ट। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, किसी भी तरह से पूछे, आप लोग को फट से तुरंत आंसर देना है। अब हम लोगों ने कई पार्ट्स क्लियर कर लिए। अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। तो अब आप लोग का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। उनमें पहला फॉर्म्स आता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो होती है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में शेयर होती है। और जो भी पावर शेयर होती है वो उन लोगों को पावर होता है कि आप एक दूसरे का वर्क, एक दूसरे का काम आप चेक कर सकते हैं, टू चेक एंड एवरीवन, ताकि कोई अपने पावर का अनलिमिटेड यूज ना कर सके। इसीलिए इसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये इसकी पावर चेक कर सकता है, ये इसकी पावर चेक करता है, ये इसकी भी पावर चेक कर सकता है, ये इसकी भी पावर चेक करता है, ये इसकी पावर भी चेक कर सकता है और ये इसकी पावर भी चेक कर सकता है। यानी ईच एंड एवरीवन हैव पावर टू चेक देयर ओन पावर, ताकि कोई ज़्यादा अनलिमिटेड यूज पावर का ना कर सके। तो इसी अरेंजमेंट को जो है हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। तो आई होप आपको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं अब वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है इसको हम फेडरल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। तो फेडरल के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरे चैप्टर में, फेडरलिज्म इन इंडिया ऐसे कुछ करके है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, लोकल गवर्नमेंट, अपने इंडिया के जो है मतलब को किसी भी कंट्री में अगर ये 3 लेवल की गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इसी वर्टिकल पावर शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो देखिए इसमें पावर कैसे शेयर हो रही है, वर्टिकली तो शेयर हो रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेयर हो रही है, हॉरिजॉन्टल तो हम लोगों ने देख लिया पहले में ही। तो इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो ये भी काफ़ी इजी है। तो आप लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ सकता है, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो ये रही हमारी वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो हम लोग पढ़ते हैं एक और पावर शेयरिंग के बारे में, वो है कम्युनिटी पावर शेयरिंग। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी ये हमारा तीसरा टाइप का पावर शेयरिंग है। और ये हमारा चौथा पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो पावर शेयरिंग जो होती है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप के अंदर ऐसी होती है, ये जो पावर है वो डिफरेंट ग्रुप के अंदर शेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल ST SC OBC जो डिफरेंट कास्टेस है, जो डिफरेंट ग्रुप्स है, उनके अंदर ये पावर शेयरिंग की जाती है।
यानी जो पावर शेयरिंग है बिटवीन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप जो है वो उसको ग्रुप्स के अंदर शेयर की जाती हैं। और ये जो पॉलिटिकल जो पावर शेयर होती है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो ये क्या करती हैं, ये प्रेशराइज करती हैं टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट देयर आइडियाज। तो ये रहे हमारा टॉपिक खत्म हो गया, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग खत्म हो गया। अब हम लोग एक और बचा है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बनता है, तो इस पर आपको 4-5 पॉइंट लिख के आना होता है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे में आपको ये भी समझा देता हूँ कि पावर शेयरिंग हम लोग क्यों करते हैं। पावर शेयरिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा झगड़ा है वो कम हो जाए, रिड्यूस यानी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं बिटवीन टू सोशल ग्रुप। अगर कोई भी टेंशन क्रिएट होती है तो हम लोग पावर शेयरिंग करके उस टेंशन को ख़त्म कर देते हैं। तो पहला काम इसका होता है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा कम करता है। दूसरा है डेमोक्रेसी का बेस है। तीसरा डेमोक्रेसी की आत्मा है ये, यानी लोकतंत्र की आत्मा है। और ये जो है इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। क्यों डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी, जैसे हमारा यूपी मान लीजिए, हमारा इतना बड़ा हमारा यूपी है, तो यूपी में अभी एक गवर्नमेंट है, ठीक। तो एक गवर्नमेंट पूरे यूपी को चला रही है। तो अगर हम इसमें पावर शेयरिंग कर दें, अगर इसको हम 3-4 भागों में बांट दें, तो जो एक व्यक्ति कर रही थी पूरे यूपी के लिए, अब वही व्यक्ति मतलब वही सेम एरिया के लिए 3 व्यक्ति अब इस पे लगेंगे, यानी इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता। जहाँ पहले एक व्यक्ति थे, हम लोगों ने पावर शेयरिंग करके उनको 3 बना दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और बेस्ट डिटेल नॉलेज के लिए हम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।